10.1 प्रस्तावना आधुनिक राष्ट्र राज्य संस्थाओं की एक खला के माध्यम से काम करता है। संसद और न्यायपालिका, कार्यपालिका तंत्र जैसे कि नौकरशाही एवं पुलिस तथा संपराज्य संबंधों के औपचारिक प्राधार एवं चुनाव प्रणाली संविधानवाद की धारणा द्वारा गठित संस्थाओं की नखलाएं हैं। उनकी व्यवस्थाएं, निर्भरताएं एवं अंतर्निर्भरताएं पराराजनैतिक कानूनी दस्तावेज संविधान द्वारा सीधे आकार प्रदान की जाती हैं। कानून व्यवस्था अपना अधिकार संविधान से प्राप्त करती है और राजनीतिक व्यवस्था में गहरे निहित है। न्यायपालिका की विद्यमानता अन्य दो अंगों के भीतर सत्तापार्य के सिद्धांत को सिद्ध करती है, यथा विधायिका एवं कार्यपालिका इससे सापेक्ष रूप से दूर स्थित हैं। संसदीय लोकतंत्र सत्ता विलय के सिद्धांत पर काम करता है और कानून निर्माण में विधायिका एवं कार्यपालिका की सीधी भागीदारी होती है। वह न्यायपालिका ही है जो अन्य अंगों को संविधान से परे न जाने देकर नागरिकों के हितों की रक्षा करते हुए स्वतंत्र और सशक्त रहती है। यह इसी कारण विधायिका एवं कार्यपालिका की यादृच्छिकता और असंवैधानिकता पर एक नियंत्रण के रूप में काम करती है। न्यायपालिका ही संवैधानिक व्यवस्थाओं की व्याख्या करने में अंतिम निर्णायक है। यह दरअसल उन नियामक मूल्यों की अभिभावक और विवेकरक्षक है जो राज्य द्वारा अधिकारपूर्वक विनिश्चित किए जाते हैं। लोकतंत्र एवं विकास की प्रकृति इस बात पर ज्यादा निर्भर है कि समग्र सामाजिक, वार्षिक एवं राजनीतिक पर्यावरण को कायम रखने के लिए कानून व्यवस्था स्वयं को किस प्रकार संचालित करती है। 10.2 भारत में न्यायपालिका की उत्पत्ति। भारतीय न्यायपालिका संघ के साथ साथ राज्यों के लिए भी अदालतों की एकमात्र एकीकृत व्यवस्था है जो संघ व राज्य दोनों के कानूनों की देखरेख करती है और संपूर्ण व्यवस्था के शीर्ष पर स्थित है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। न्यायिक व्यवस्था का यह विकास आधुनिक राष्ट्र राज्यों एवं संविधानवाद की वृद्धि में देखा जा सकता है। प्राचीन काल में न्यास की संकल्पना विकट रूप से धर्म से जुड़ी थी और सामाजिक रूप से स्तरीकृत जाति समूह के आरोप के मानदंडों में निहित थी। जाति पंचायतें स्थानीय स्तर पर न्यायपालिका की भूमिका निभाती थीं, जो कि राजाओं द्वारा बनाए गए धार्मिक कानूनों से संबद्ध होती थीं। अधिकांश राजाओं के दरबार धर्म के अनुसार न्याय प्रदान करते थे। यह धर्म जीवन के 4 चरणों, आश्रमों में पालन किए जाने वाले वैयक्तिक कर्तव्य तथा व्यक्ति की सामाजिक स्थिति, वर्ग के अनुसार उसकी प्रतिष्ठा पर आधारित शाश्वत नियमों की एक कड़ी होता हुआ। कानून निर्माण संबंधी राजा की शक्ति धार्मिक उद्धरणों पर आधारित होती भी और राजा को कार्यतः अपनी ही पहल शक्ति और संतुष्टि पर कानून बनाने का कोई अधिकार नहीं हुआ। प्राचीन राज्यीय कानून आमतौर पर प्रयागत कानून ये और उससे किसी प्रकार का विचलन अथवा धर्म से विवाद को समुदाय द्वारा निरस्त कर दिया जाता था। मध्यकालीन युग में राजा कोई गलती नहीं कर सकता सिद्धांत लागू किया जाता था और राजा न्याय देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका स्वयं अंधिकार से अपनाता था। वह न्याय प्रचारक होता था और इस प्रकार राज्य का सर्वोच्च न्यायाधीश भी। शायद और यादृच्छिकता एवं सत्तावाद को प्रकट करते हुए सांस्यानिकवाद सिद्धांत ने ही न्याय को दिशा प्रदान की। 2.1 भारत में आधुनिक न्यायपालिका। ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के साथ ही भारत में एंग्लो सैक्सनी न्यायशास्त्र के आधार पर पुरस्यापित एक न्याय पद्धति देखी गई। वर्ष 1661 में जारी चार्ल्स द्वितीय के शाही घोषणापत्र ने गवर्नर और काउंसिल को इंग्लैंड के कानूनों के मुताबिक असैनिक व आपराधिक दोनों ही मामलों में फैसला सुनाने का अधिकार दे दिया। हालांकि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट ने पहली बार कलकत्ता में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की, जिसमें सम्राट की अदालत न कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अदालत के रूप में काम करते हुए काउंट द्वारा नियुक्त मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश बाद में 2 हो गए होते थे। तदुपरांत सर्वोच्च न्यायालय मद्रास और बंबई में स्थापित किए गए। इस न्यायालय का अधिकार क्षेत्र तंत्र महान की प्रताप पर होता था। इस काल में न्याय व्यवस्था में अदालतों की 2 भिन्न पद्धति थी। शाही दरबारों वाली इंग्लिश पद्धति जो कि महाप्रांतों में इंग्लिश कानून व प्रक्रिया अपनाती भी, और अदालत सदर कचहरियां जो कि प्रांतों में नियमन कानूनों व वैयक्तिक कानूनों का पालन करती। हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत में दोनों पद्धतियों विलीन कर दी गई और बदले में उच्च न्यायालयों वाले कलकत्ता, बंबई व मद्रास के महाप्रांत करवों में सर्वोच्च न्यायालय एवं देशी अदालतें, सदर दीवानी अदालत एवं सदर निजामत अदालत बना दी गई। तथापि पुनरावेदन हेतु उच्चतम न्यायालय प्रिवी काउंसिल की न्याय समिति ही थी। भारतीय कानून व्यवस्था को एक रूप न्यायालय व्यवस्था के रूप में विकसित करने के ब्रिटिश प्रयास किए गए। भारतीयों के पास न तो अपने कानून ये, न ही अपनी अदालतें, साथ ही अदालतें व कानून दोनों ही औपनिवेशिक सत्ता की आवश्यकता पूर्ति के लिहाज से बनाए गए थे। 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट धारा 200 ने फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया की स्थापना की, जिसे भारतीय संविधान की व्याख्या में आविष्टित विषयों के संबंध में उच्च न्यायालयों एवं प्रिवी काउंसिल के बीच एक मध्यार्थी पुनर्वादी की भूमिका निभानी ही। उसे एक घोषणात्मक निर्णय के अलावा किसी भी निर्णय को घोषित नहीं करना होता, या जिसका मतलब था कि वो यह तो सिद्ध कर सकता या कि कानून क्या है, परंतु उसे अपने निर्णयों के अनुपालन की अपेक्षा रखने का अधिकार नहीं था। न्यायिक जांच संबंधी फेडरल कोर्ट का अधिकार आमतौर पर एक कागजी कार्रवाई या और इसी कारण वह एक बहुत सीमित अधिकार वाला निकाय था। उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद फेडरल कोर्ट 26 जनवरी 1950 तक काम करता रहा, जब तक कि स्वतंत्र भारत का संविधान प्रभाव में नहीं आ गया। इसी बीच संविधान सभा कानून व्यवस्था एवं न्यायपालिका के मूल ढांचे का प्रारूप तैयार करने में व्यस्त हो गई। 2.2 संविधान सभा पृष्ठभूमि। संविधान सभा के सदस्यों ने न्यायपालिका को अधिकारों के और न्याय के बुर्ज के रूप में देखा। वे न्यायालयों को भीतरी ताकतों एवं सरकार के बाहर से होने वाले सप्रमास अपपीड़न से मुक्त करना चाहते थे। न्यायपालिका पर सप्रू समिति की रिपोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय पर संविधान सभा की तदर्य समिति की रिपोर्ट ने न्यायपालिका के लिए दिशानिर्देशों का अधिकांश भाग तैयार किया। अय्यर के सन्वानम ए, अयंगर तेज बहादुर सप्त बी, राव के एम मुंशी, सादुल्ला और भीमराव अंबेडकर ने भारत की न्याय प्रणाली को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई। एकात्मक न्याय प्रणाली किंचित मात्र प्रश्नों के साथ ही स्वीकार हो गई लगती है। सर्वोच्च न्यायालय को वैयक्तिक अधिकारों की रक्षार्थ एक विशेष देशव्यापी उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेना आया। अंबेडकर शायद इस सभा में सबसे बड़े अग्रदूत ये, जिसकी उन्होंने एक स्वतंत्र एकीकृत न्यायपालिका जिसके पास न्याय अधिकार है और जो संवैधानिक कानून, नागरिक कानून अथवा आपराधिक कानून के अंतर्गत उठने वाले देश की एकता कायम रखने के लिए जरूरी सभी मामलों में उपाय प्रदान करता है के रूप में व्याख्या की। 10.3 न्यायपालिका की संरचना। हमारे संविधान के अंतर्गत संघ के साथ साथ राज्यों के लिए भी न्यायालयों की एक स्वतंत्र एकीकृत व्यवस्था है, जो संघ व राज्य दोनों के कानूनों का पालन करते हैं, और इस व्यवस्था के शीर्ष पर भारतीय सर्वोच्च न्यायालय स्थित है।
सर्वोच्च न्यायालय के नीचे विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालय होते हैं और प्रत्येक उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, पानी उच्च न्यायालयों के मातहत और उनके नियंत्रण में। 3.1 सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय भारत में कानून की सबसे बड़ा न्यायालय है। यह उच्च न्यायालयों के ऊपर अपील संबंधी अधिकार क्षेत्र रखता है और देश का उच्चतम न्यायाधिकरण है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चूषित कानून भारत के राज्य क्षेत्र में सभी लघु न्यायालयों पर बाध्यकारी होता है। इसको संविधान की व्याख्या करने का निर्णायक प्राधिकार प्राप्त है। इस प्रकार स्वाधीनता एवं अखंडता, शक्तियों एवं प्रकार्य तथा न्यायिक जांच के मुद्दे सर्वोच्च न्यायालय से जुड़े होकर अत्यधिक महत्व रखते हैं। 1.1 संगठन और नियुक्तियां। सर्वोच्च न्यायालय में होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश और 25 की संख्या तक अन्य न्यायाधीश। स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति अभाव को पूरा करने के लिए एक अस्थायी अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीश हो सकते हैं। तथापि संसद के अधिकार है कि सर्वोच्च न्यायालय के गठन, संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियों को नियमित करने के लिए कानून बनाए। संविधान में यह स्पष्ट है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालयों के, जैसा वह आवश्यक समझे, इसी प्रकार के न्यायाधीशों का परामर्श लेकर भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करेगा। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायाधीशों के अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश का परामर्श अनिवार्य। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होने के लिए व्यक्ति में निम्नलिखित योग्यताएं अपेक्षित है। वह भारत का नागरिक हो और 1 लब्ध प्रतिष्ठित विधिवेत्ता हो, अथवा 2 कम से कम 5 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो, अथवा 3 कम से कम 10 वर्ष किसी उच्च न्यायालय का अधिवक्ता रहा हो। नियुक्त होने के बाद एक न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु होने तक अपने पद पर बना रहता है। वह राष्ट्रपति को संबोधित कर लिखित में देकर अपना पद छोड़ सकता है, अथवा उसे सिद्ध दुरावार एवं अक्षमता के आधार पर संसद के प्रत्येक सदन के एक विशेष बहुमत द्वारा पारित कराकर इस आशय के अभिभाषण के बाद राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते ऊंचे निर्धारित किए जाते हैं ताकि उनकी स्वतंत्रता, दक्षता एवं निष्पक्षता सुरक्षित रहे। संविधान यह भी व्यवस्था देता है कि न्यायाधीशों के वेतन किसी वित्तीय शापास्थिति के समय छोड़कर अन्यथा उनके अहित में नहीं परिवर्तित होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते आदि भारतीय संचित निधि के नाम लिखे जाते हैं। न्यायाधीशों की राजनीतिक विवादों से रक्षा करने के लिहाज से संविधान न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है कि वह उनके खिलाफ अवमानना का मुकदमा चलाए जो न्यायाधीशों को उनके सरकारी कर्तव्य के परिपालन में अभिप्राय आरोपित करें। यहां तक कि संसद भी किसी न्यायाधीश के आचरण पर चर्चा नहीं कर सकती है, बशर्ते उसके समक्ष उक्त न्यायाधीश को हटाने के लिए कोई प्रस्ताव न हो। 1.2 सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय के पास विस्तृत अधिकार क्षेत्र है और उसकी स्थिति को इस बात से मजबूती मिलती है कि यह एक पुनरावेदन न्यायालय के रूप में, संविधान के एक अभिभावक के रूप में और अपने ही निर्णयों के एक समीक्षक के रूप में काम करता है। अनुच्छेद 141 यह घोषित करता है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए कानून भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होंगे। इसका अधिकार क्षेत्र 4 श्रेणियों में बटा है। अब मूल अधिकार क्षेत्र एवं परमादेश अधिकार। अनुच्छेद 131 संघ व किसी राज्य के बीच, एक राज्य व दूसरे के बीच अथवा राज्य समूह व अन्य के बीच किसी विवाद में अनन्य एवं मौलिक क्षेत्राधिकार प्रदान करता है। यह इसीलिए एक संघीय न्यायालय रूप में काम करता है। पया विवाद के पक्षकार एक संघ की इकाइयों होने चाहिए। भारत में अन्य कोई भी न्यायालय ऐसे विवादों को निपटाने का अधिकार नहीं रखता है। सर्वोच्च न्यायालय ही मौलिक अधिकारों का संरक्षक है और इस प्रकार मौलिक अधिकारों के प्रतिशासक के रूप में गैरविशिष्ट असली क्षेत्राधिकार रचता है। इसको परमादेश जारी करने का अधिकार है, वैसे कि बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियास कॉर्पस, अधिकार पक्षा, वो वारंटो, प्रतिषेधादेश, प्रोहिबिशन, उत्प्रेषण लेस, सेटियोरारी तथा न्यायिक आदेश, मैंडमीज। इन परमादेशों को जारी करने के अतिरिक्त सर्वोच्च न्यायालय के पास कार्यकारिणी को उचित निर्देश व आदेश देने का अधिकार का है। संविधान का अनुच्छेद 32 नागरिकों को अधिकार देता है कि वे संविधान के भाग में उल्लिखित मौलिक अधिकारों में से किसी को भी लागू कराने के लिए सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं। वह परामर्शी क्षेत्राधिकार। संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि कानून संबंधी किसी भी प्रश्न अथवा सार्वजनिक महत्व के कार्य अथवा उन संविधान पूर्व संधियों व समझौतों से उठने वाले विवादों से संबंधित मामलों के संबंध में जो उसके मूल अधिकार क्षेत्र में वर्णित हैं, परामर्श प्राप्त करे। इस क्षेत्राधिकार में कोई सुराग के पर नहीं लगे होते। परामर्शी राय सरकार पर बाध्यकारी नहीं है। यह न्यायालय के किसी फैसले के रूप में निष्पन्न नहीं है और न्यायालय विवादास्पद राजनीतिक मामलों में अपना मत सुरक्षित रख सकता है, जैसा कि बाबरी मस्जिद मामले में हुआ है। सह अपील संबंधी क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय सभी न्यायालयों से पुनरावेदन का सबसे बड़ा न्यायालय है। इसका अपील संबंधी क्षेत्राधिकार निम्नलिखित में बांटा जा सकता है। संविधान की व्याख्या वाले मामले, नागरिक, आपराधिक अथवा अन्य बातों में। 2 नागरिक मामले किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर ध्यान दिए बगैर और 3 आपराधिक मामले किसी भी संवैधानिक प्रश्न पर ध्यान दिए बगैर। अनुच्छेद 132 उच्च न्यायालय के प्रमाणन द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से की गई अपील हेतु व्यवस्था देता है। सर्वोच्च न्यायालय उस अपील के लिए विशेष अनुमति दे सकता है। अनुच्छेद 133 नागरिक मामलों में अपील की व्यवस्था देता है और 134 सर्वोच्च न्यायालय को आपराधिक मामलों में अपील संबंधी क्षेत्राधिकार की व्यवस्था देता है। तथापि सर्वोच्च न्यायालय के पास किसी भी न्यायालय अथवा कचहरी द्वारा पारित अथवा बनाए गए किसी भी मुकदमे अथवा मामले में किसी भी मत, ज्ञप्ति, निर्णय अथवा आदेश से अपने विवेक से विशेष अनुमति अपील स्वीकार करने का विशेष अपील संबंधी क्षेत्राधिकार। 8 पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार है कि अपने द्वारा घोषित किए गए किसी भी निर्णय अथवा आदेश की पुनरीक्षा करे। अनुच्छेद 137 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्णय अथवा आदेशों के पुनरीक्षण की व्यवस्था देता है, जिसमें संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून अथवा अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए किन्हीं भी नियमों के प्रावधानों के अधीन सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार होगा कि उसके द्वारा किसी भी पोषित अथवा किए गए निर्णय की पुनरीक्षा करे। तथापि सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र संघ सूची में उल्लिखित विषयों में से किसी के भी मद्देनजर बढ़ाया जा सकता है, जैसा कि संसद कानूनन मुहैया कराती है। संसद कानूनी रूप से सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग किए जाने वाले अधिकारों व प्रकारों की सीमाएं बढ़ा सकती है अथवा उन्हें लागू कर सकती है, चूंकि संसद व न्यायपालिका संविधान द्वारा ही बनाए गए हैं।
इस प्रकार के उपर्युक्त कार्यों को दोनों ही के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध को प्रबद्ध करना चाहिए और संविधान के मूल ढांचे को बदल देने का इरादा नहीं रहना चाहिए। इसके अतिरिक्त ये सभी अधिकार देश में किसी आपातस्थिति की घोषणा होने पर स्थगित अथवा प्रतिस्थापित भी किए जा सकते हैं। 3.2 उच्च न्यायालय। हर एक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 214 और प्रत्येक उच्च न्यायालय तथ्यों, घटनाओं आदि के लिखित विवरण वाली अदालत होगा और स्वयं की अवमानना हेतु दंडाधिकार समेत इस प्रकार की अदालत की सभी शक्तियों धारण करेगा। अनुच्छेद 215 तथापि संसद कानूनी रूप से 2 अथवा अधिक राज्यों तथा किसी केंद्र शासित प्रदेश के लिए एक सर्वमान्य उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। अनुच्छेद 231। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश तथा ऐसे अन्य न्यायाधीश होंगे जिन्हें राष्ट्रपति समय समय पर जरूरी समझने पर नियुक्त कर सकता है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अतिरिक्त न्यायाधीशों एवं कार्यकारी न्यायाधीशों हेतु प्रावधान भी संविधान में दिए गए हैं। राष्ट्रपति न्यायाधीशों को नियुक्त करते समय भारत के मुख्य न्यायाधीश हो, राज्य के राज्यपाल एवं मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश का नियुक्ति के मामले में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करेगा। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बना रहेगा। एक न्यायाधीश त्यागपत्र देकर किसी सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होकर अथवा राष्ट्रपति द्वारा किसी अन्य उच्च न्यायालय को स्थानांतरण द्वारा अपना पद छोड़ सकता है। एक न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा दुराचार अथवा अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है, ठीक वैसे ही जिस प्रकार एक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। 2.1 उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार। किसी राज्य के उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र उस राज्य की क्षेत्रीय सीमाओं के साथ समसीमांत बिंदु वाला होता है। उच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र में शामिल हैं मौलिक अधिकारों का बाध्यकरण, संघ व राज्य विधानमंडलों के चुनाव से संबंधित विवादों का निपटारा तथा राजस्व मामलों पर क्षेत्राधिकार। इसका अपील संबंधी क्षेत्राधिकार नागरिक व आपराधिक दोनों ही मामलों तक विस्तीर्ण है। नागरिक पक्ष में उच्च न्यायालय से की गई कोई अपील या तो प्रथम अपील होती है या फिर द्वितीय। आपराधिक अपील संबंधी क्षेत्राधिकार में निम्नलिखित के निर्णयों हेतु की गई अपीलें शामिल होती है। सत्र न्यायाधीश अथवा एक अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जहां कारावास की दंडाज्ञा 7 वर्ष अधिक हो। ब सहायक सत्र न्यायाधीश, महानगरीय दंडाधिकारी व खुदरा मामलों के अलावा कुछ दूसरे प्रमाणित मामलों में अन्य न्यायिक दंडाधिकारी। उच्च न्यायालय के परमादेश क्षेत्राधिकार का अर्थ है मौलिक अधिकारों के बाध्यकरण हेतु तथा रिवाजी स्थानीय अधिकारों के मामलों में भी परमादेशों आदेशों प्रचालन। उच्च न्यायालय को सशस्त्र बलों के साथ किया व्यापार का करने वालों को छोड़कर अन्य सभी अदालतों व कचहरियों की निगरानी करने का अधिकार है। वह नियम भी बना सकता है और तीव्रतर एवं प्रभावी न्यायिक उपाय हेतु निर्देशों के साथ समय समय पर दिशानिर्देश हेतु अनुदेश भी जारी कर सकता है। उच्च न्यायालय के पास मामलों को संविधान की व्याख्या से संबंधित अधीनस्थ न्यायालयों से अपने पास स्थानांतरित कर लेने का भी अधिकार है। तथापि संसद कानूनी रूप से एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किसी केंद्र शासित प्रदेश तक विस्तीर्ण कर सकती है अथवा एक उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार वहां से समाप्त कर सकती है। मौलिक एवं अपील संबंधी क्षेत्राधिकार से मुत्तालिक उच्च न्यायालय की शक्ति संघ के अधीन सेवाओं के लिहाज से केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के बनाए जाने से भी सीमाबद्ध है तथा उसको संप संबंधी किसी भी प्रशासनिक प्राधिकरण द्वारा बनाए गए केंद्रीय अधिनियम, नियम, विज्ञप्ति अथवा आदेश को अमान्य ठहराने का अधिकार नहीं है। 3.3 अधीनस्थ न्यायालय। वे न्यायालय जी पदानुक्रम में उच्च न्यायालयों के अधीन आते हैं, अधीनस्थ न्यायालय कहलाते हैं। यह राज्य सरकारों का काम है कि अधीनस्थ न्यायालय बनाए जाने हेतु कानून बनाएं। इन अधीनस्थ न्यायालयों की नामावली राज्य राज्य में भिन्न भिन्न होती है, परंतु मोटे तौर पर संगठनात्मक संरचना के लिहाज से इनमें एकरूपता होती है। उच्च न्यायालय के नीचे होते हैं प्रत्येक जिले के लिए जिला न्यायालय और वह जिला विशेष में अपील संबंधी क्षेत्राधिकार रखता है। जिला न्यायालयों के अधीन होती हैं निचली अदालतें जैसे कि अतिरिक्त जिला न्यायालय, अवर न्यायालय, मुंसिफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट, द्वितीय श्रेणी विशेष न्यायिक शासनाधिकारी कोर्ट, प्रथम श्रेणी विशेष न्यायिक शासनाधिकारी कोर्ट, फैक्ट्रीज एक्ट एवं श्रम कानून आदि हेतु विशेष मुंसिफ मैजिस्ट्रेट कोर्ट। अधीनस्थ न्यायालयों के नीचे क्षणमूल स्तर पर होते हैं पंचायत न्यायालय, न्याय पंचायत, ग्राम पंचायत, पंचायत अदालत आदि। इनको हालांकि आपराधिक न्यायालय अधिकार क्षेत्र की व्यवस्था करने वाली धारा के अधीन न्यायालय नहीं माना जाता है। जिला अदालतें 7 दर्जे के तहत असली मामलों को संज्ञान ले सकती है। राज्यपाल उच्च न्यायालय के परामर्श से जिला अदालतों से संबद्ध नियुक्ति करता है। किसी राज्य की न्यायिक सेवा हेतु जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य लोगों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों व राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श के बाद राज्यपाल द्वारा उसकी ओर से बनाए गए नियमों के अनुसार उसी के द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय राज्य न्यायिक सेवा से संबंधित सभी लोगों के लिए तैनाती, तरक्की तथा अवकाश प्रदान जैसे मामलों में जिला न्यायालयों व उनके अधीनस्थ न्यायालयों पर प्रशासनिक नियंत्रण रखता है। 10.4 न्यायिक पुनरीक्षण एवं जनहित याचिका। न्यायिक पुनरीक्षा का अर्थ है जन प्राधिकरणों के कार्यकारी एवं विधायी दोनों ही कार्यों की संवैधानिक वैधता पोषित करने हेतु न्यायपालिका का अधिकार। किसी भी लोकतांत्रिक समाज में न्यायिक पुनरीक्षा उस व्यवस्था विशेष की जान होती है क्योंकि इसके बगैर लोकतंत्र तथा कानून का शासन दोनों ही कायम नहीं रखे जा सकते हैं। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण संविधान का एक अभिन्न हिस्सा है और इसमें संविधान का मूल प्रावधान निहित है। न्यायिक पुनरीक्षा की संपूर्ण संहिता एक केस दर केस आधार पर न्यायाधीशों द्वारा विकसित की गई है। परिणामतः न्यायिक पुनरीक्षण की अरण पाने का अधिकार हर वाद विशेष के तथ्यों पर निर्भर करता है, हालांकि कानून के किसी दुर्बोध प्रस्ताव की पुनरीक्षा नहीं हो सकती है। यद्यपि हमारे संविधान में न्यायिक पुनरीक्षा का कोई उल्लेख नहीं है, न्यायपालिका द्वारा यह अधिकार विभिन्न प्रावधानों से व्युत्पन्न किया गया है।
प्रथमतः संविधान और खासकर मौलिक अधिकारों की तुलना में अनुच्छेद 13(2) विषयक सीमाओं की व्याख्या करने का अधिकार, जो यह सुझाता है कि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून अमान्य घोषित होगा। यह सर्वोच्च न्यायालय का कर्तव्य है कि लोगों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करे और इस प्रकार वह अनुच्छेद 32 के तहत न्यायिक पुनरीक्षा अधिकार एवं संविधान की व्याख्या करने के अधिकार आदि से संपन्न है। न्यायिक पुनरीक्षा संबंधी सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार संवैधानिक संशोधनों तक विस्तीर्ण है। तथापि मौलिक अधिकारों के संबंध में न्यायपालिका द्वारा संवैधानिक संशोधन पुनरीक्षा व उसकी कानूनी वैधता एक विवादग्रस्त राजनीतिक मुद्दा रहा है। संसद अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु आवश्यक है कि ऐसे संशोधन मौलिक अधिकारों का हनन अथवा उल्लंघन न करते हों और इस नियम के उल्लंघन में बनाया गया कोई भी कानून अमान्य होगा। अनुच्छेद 13। गोलकनाथ केस 1967 से पूर्व न्यायालयों का दावा था कि संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के आशय का कानून नहीं है और इस प्रकार यदि वह किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो अमान्य नहीं ठहराया जाएगा। गोलकनाथ केस में यह तय किया गया कि सभी संशोधन कानून हो 13(3)(2) मौलिक अधिकार अंत एवं अपरिवर्तनीय है, आत्म संशोधित नहीं किए जा सकते हैं। इस पर भी मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए एक नई संविधान सभा बुलाई जाने की आवश्यकता है। और 3 संविधान संशोधन एक नियमित विधायी शक्ति है। 1971 में संसद ने 24वें संविधान संशोधन द्वारा गोलकनाथ के निर्णयों को यह घोषित करते हुए बदल दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए संविधान संशोधन अनुच्छेद 13 के आशय से कानून के रूप में नहीं होंगे और संविधान संशोधन अधिनियम की वैधता इस आधार पर प्रश्नार्थ अनवरुद्ध नहीं होगी कि यह अधिकारों का हनन करती है अथवा उन्हें प्रभावित करती है। अनु 368(3)1972 में संसद ने मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण हेतु विधायिका को अनुमति देते हुए 25वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया, बशर्ते इसे राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों को लागू करने के अनुकूल बताया गया हो। 28वें संशोधन अधिनियम ने भारतीय राज्यों के औपचारिक शासकों को प्रदान मान्यता समाप्त कर दी और उनके राजभत्ते भी बंद कर दिए गए। प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस 1973 में न्यायालय ने दत्तापूर्वक कहा कि संसद मौलिक अधिकारों में भी संशोधन कर सकती है, परंतु वह संविधान के मूल प्राधार अथवा ढांचे को बदल डालने में सक्षम नहीं है। 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने यह घोषित किया कि अनुच्छेद 368 उसमें धारा 4 व 5 का सन्निवेश करके न्यायिक पुनरीक्षा के अधीन नहीं आता। तथापि 1980 में मिनर्वा मिल्स केस में न्यायालय ने अनुच्छेद 368 से धाराएं 4 व 5 हटा दी और दत्तापूर्वक कहा कि न्यायिक पुनरीक्षा भारतीय संविधान व्यवस्था का मूल अभिलक्षण है, जो कि संविधान में संशोधन द्वारा भी छीना नहीं जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय तभी से मूल प्राधार को केस दर केस परिभाषित करता रहा है। जनहित याचिका समाज के विशेष तौर पर कमजोर तबकों तक न्याय पहुंचाने हेतु न्यायपालिका द्वारा चलाया गया एक सामाजिक आर्थिक आंदोलन है। यह विवाद रोमन न्यायशास्त्र के हशियो पॉप्सुलरिस से आया, जो कि सार्वजनिक अपराधों के मामलों में अदालत तक प्रत्येक नागरिक की पहुंच प्रदान करता है। जनहित याचिका का उद्देश्य एक व्यक्ति के अधिकार को दूसरे के विरुद्ध लागू करना नहीं है, बल्कि समाज के वंचित वर्गों तक न्याय पहुंचाना है। न्यायालय किसी इतर संवैधानिक अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा है और अब अनुच्छेद 14 व अनुच्छेद 21 में मजबूती से जमा है, जो कि क्रमशः सभी प्रकार की यादृच्छिकता एवं अराजकता के विरुद्ध संरक्षण तथा दूसरों के लिए न्यायाकुल संबंध एवं कमजोर वर्गों हेतु विहित निदेशक सिद्धांतों समेत जीवन रक्षा हेतु हर उस चीज को मूर्त रूप दिए जाने की व्यवस्था देता है जो एक प्रतिष्ठापूर्ण जीवन के लिए आवश्यक होती है। जनहित याचिका हेतु अधिकार प्रदान किए जाने ने न्यायालयों में मुकदमों के आधिक्य और प्रवृत्त किया है, जो कि न्यायपालिका द्वारा लोकतांत्रिक अधिकारों के विकास का सूचक है। साठे तजवीन करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय निम्नलिखित प्रतिमानों के अंतर्गत काम करता रहा है। व्याख्यात्मक टिप्पणियों, इस दृष्टि से कि राज्य के अन्य अंगों पर न्यायिक नियंत्रण बढ़ाया जाए ताकि लोगों के लिए स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा, समानता एवं न्याय तथा शासी संस्थाओं की अधिक उत्तरप्रवता सुनिश्चित हो। 2 व्याख्यात्मक रणनीतियों, इस दृष्टि से कि सामाजिक परिवर्तन सुसाध्य हो जो अल्पसंख्यकों, समाज के कमजोर वर्गों एवं राजनीतिक व धार्मिक भिन्न मतावलंबियों की अधिक सुरक्षा को प्रोत्साहन दे। 3 न्याय तक पहुंच बढ़ाने के लिए नए तरीके ईजाद करना, जैसे जनहित याचिका एवं लोक अदालतें। 10.5 न्यायिक सुधार। कार्यसूची न्यायपालिका को मुकुलित होते लंबित मामलों को निपटाने हेतु नए तरीके व साधन अवश्य तलाशने चाहिए। इसमें न्यायपालिका को एक संगठन के रूप में विशेषज्ञता एवं सही वैशिष्ट्य की आवश्यकता है ताकि मसले हल हो सकें। लोक अदालतों एवं कचहरियों को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाना चाहिए। न्यायपालिका को न्यायाधीशों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर करनी चाहिए और सभी प्रकार का तदर्ववाद समाप्त होना चाहिए। जैसा कि 10वें कानून आयोग ने सुझाया था, संवैधानिक न्यायालय एवं क्षेत्रीय अदालतें गठित की जा सकती हैं। एक कार्यकारी लोकतंत्र को एक स्वतंत्र न्यायपालिका की दरकार होती है, जो एक प्रभावशाली कार्यकारिणी एवं एक उत्तरदायी विधायिका द्वारा भलीभांति